नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। भारत और रूस की दोस्ती अटूट है। करीब 7 दशकों से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, सामरिक और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए रूसी राष्ट्रपति गुरुवार को 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है पुतिन मेहमान, भारत में स्वागत के जबरदस्त इंतजाम। आपको बता दें कि भारत में पुतिन का रेड कार्पेट वेलकम किए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन के इस दौरे से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सौदों के होने की भी उम्मीद है। रूस और भारत के मधुर संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंच रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन का जोरदार स्वागत करने की तैयारी है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और गहरे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए 4 साल बाद भारत आ रहे पुतिन का दिल्ली में रेड कार्पेट वेलकम किया जाएगा। यहाँ पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया जाएगा। पुतिन यहाँ पर करीब 30 घंटे ठहरेंगे, जिसमें पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस मौके पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता होने की संभावना है, जिसमें रक्षा निर्यात, ऊर्जा साझेदारी और वैश्विक सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। रूस की तरफ से बड़े ही आकर्षक प्रस्ताव भारत को पहले ही दिए जा चुके हैं, जिसके अंदर सुखोई 57 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान की पेशकश की गई है। साथ ही S-400 ही नहीं, S-500 जो मिसाइल सिस्टम है उसको देने की बात भी रूस की तरफ से कही गई है। इसके अलावा रूस की जो संसद है उसने भारत के साथ में रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जैसा एक महत्वपूर्ण समझौता साफ कर दिया है, यानी उस पर भी मुहर लगा दी है। और साथ ही रूस की तरफ से कई और चीजों के प्रस्ताव भी भारत को दिए गए हैं, जिसके अंदर मॉड्यूलर और स्मॉल रिएक्टर यानी छोटे परमाणु रिएक्टर जो हैं उनकी तकनीक देने का भी वादा किया गया है। भारत और रूस के बीच सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस भारत को अपना सबसे एडवांस Su-57 स्टेल्थर जेट फाइटर देने के लिए तैयार है। इस पर फैसला होने की संभावना है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई डील और S-500 मिसाइल डिफेंस पर भी चर्चा संभावित है। तेल कारोबार को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। रूस भारत का एक ऐतिहासिक तौर पे और एक स्ट्रेटेजिक तौर पे और डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस के तौर पे एक बहुत मजबूत और एक विश्वसनीय साथी रह चुका है और आगे रहेगा भी। रूस में भारतीयों के लिए एक खास, जिसको कहते हैं ना, वार्मथ है। जो रूसी नागरिक हैं, लेकिन मेरे को, क्योंकि मैं पगड़ी पहनता हूँ, दूर से एकदम से पहचान होती है कि मैं भारतीय हूँ। और कई बार रूस में आके लोग मिलते हैं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सो वो एक हमारा इतिहास है, हमारा एक पीछे का जो हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा वजूद है। भारत में पुतिन की यात्रा को लेकर खास तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली को एक अभेद्य किले में तब्दील किया जा चुका है। रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें तमाम सुरक्षा चक्र बनाए गए हैं। एक मल्टी लेयर्ड कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी चक्र और रिंग बना दिया गया है, जिसमें तमाम एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, NSG के कमांडोज हो, स्वॉट की टीम्स हो, या फिर पुतिन की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम जो पहले ही एडवांस टीम के तौर पर भारत आ चुकी है, वो सब एक सुनियोजित तरीके से इस सुरक्षा चक्र को तैयार कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच अटूट दोस्ती को नया आयाम देने के लिए आ रहे व्लादिमीर पुतिन की शानदार स्वागत की तैयारियों के बीच पुतिन की एक पेंटिंग को अमृतसर के एक कलाकार ने तैयार किया है। जगजोत रूबल ने रूसी राष्ट्रपति की एक भव्य पेंटिंग तैयार की है।
इसे वो मॉस्को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जगजोत इससे पहले देश के कई और राष्ट्रीय अध्यक्षों की तस्वीर बनाकर उसे वो उपहार के तौर पर उन्हें भेज चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत 4 साल बाद आ रहे हैं और यूक्रेन के साथ जंग छिड़ने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति के दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। भारत की ये कोशिश रही है कि रूस के साथ ये जो रणनीतिक रिश्ते हैं, ये जो सामरिक सहयोग है, ये कारोबार के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और इसीलिए कई नए आयाम जो हैं उन्हें भी ढूंढा जा रहा है। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और ट्रेन के तत्काल टिकट बुकिंग में अक्सर धांधली की शिकायत सामने आती रही है। इससे बचने के लिए रेलवे ने कई उपाय किए, जिसमें रेलवे ने पहले जुलाई 2025 में ऑनलाइन तत्काल टिकट के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन शुरू किया था और इसी कड़ी में अब काउंटर से कटाए जाने वाले तत्काल टिकटों के लिए OTP आधारित सिस्टम शुरू किया जा रहा है। हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो है तत्काल में बदलाव। विंडो टिकट के लिए OTP जरूरी। आपको बता दें कि रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए अब विंडो से टिकट रिजर्वेशन कराने में बदलाव किया है। रेलवे की नई नीति के तहत अब लोगों को रेलवे के टिकट काउंटर से भी तत्काल का टिकट कराने के लिए OTP का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगर आप तत्काल टिकट करवा रहे हैं तो सरकार ने आधार ऑथेंटिकेशन के बाद अब सीधा OTP वेरिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तत्काल टिकट बुक कराते समय आपको अब OTP वेरिफिकेशन अपने फ़ोन पर पूछा जाएगा और आप OTP नंबर जब आप बुकिंग पे देंगे तभी ही आपकी टिकट कंफर्म हो पाएगी और बुक हो पाएगी। इससे पहले जो मिसयूज़ होता है तत्काल की बुकिंग की टिकट्स का, उसे कम करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन लाया गया था और ये जो योजना है ये जुलाई 2025 में शुरू की गई थी और देखा गया कि ये योजना काफ़ी अच्छी चली। और अब जब आप रिजर्वेशन काउंटर पर जाएंगे टिकट बुक करने के लिए तत्काल में, जो 24 घंटे पहले करवानी पड़ती है, आप जाकर वहाँ पर टिकट अपनी बताएंगे कहाँ से कहाँ आपको ट्रैवल करना है और आपके डिटेल्स एंटर करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको ये नंबर बताना होगा वहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर पे और उसके बाद ही आपकी टिकट बुकिंग कंफर्म होगी। और अब बात एक ऐसे युवा की जिसने 200 साल के बाद अपनी तपस्या से सनातनी साधना का स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। जी हाँ, 14 साल की साधना ने 19 साल के देवव्रत महेश रेखे को वैदिक संस्कृति के उस शिखर पर पहुंचा दिया है जहां पिछली 2 सदी तक कोई नहीं पहुंच पाया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो है 200 साल बाद रचा इतिहास, युवा देवव्रत बने वेद मूर्ति। आपको बता दें कि 19 साल के देवव्रत महेश रेखे अब वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे बन गए हैं। ये वेद मूर्ति कोई साधारण उपाधि नहीं है। ये कार्य कितना दुर्लभ और कठिन है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 200 सालों में ये उपलब्धि कोई हासिल नहीं कर पाया था। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले नासिक के नारायण शास्त्री देव ने वेद मूर्ति की उपाधि प्राप्त की थी और अब देवव्रत महेश रेखे ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ही शाखा के 2000 मंत्रों का एक विशेष शैली में सीधा और उल्टा दोनों तरीके से पारायण कर पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे को उनकी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी इन दिनों उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का गवाह बन गई है। काशी तमिल संगमम में दक्षिण के द्रविड़ संस्कृति, खान पान, गीत संगीत का सीधे साक्षात्कार हो रहा है। ऐसे में हमारी आज की जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। काशी तमिल संगमम में सांस्कृतिक संबंधों का मिलन। देखिए, काशी वासियों को अपने शहर में मिनी तमिलनाडु की झलक इस वक्त देखने को मिल रही है। साथ ही काशी तमिलनाडु के सदियों पुराने नाते को जीवंत होते हुए देखने का भी मौका मिल रहा है। उत्तर दक्षिण की 2 प्राचीन संस्कृतियों का महामिलन, काशी में उत्तर और दक्षिण के महासंगम की शुरुआत।
भारत की दो पौराणिक संस्कृतियों के मिलन की गवाह बनी ऐतिहासिक नगरी काशी। सनातन संस्कृति के दो पौराणिक केंद्र विश्वेश्वर और रामेश्वर का मिलन बनारस की धरती पर शुरू हो गया है, जिसे इस साल काशी तमिल संगमम 4.0 नाम दिया गया है, जिसकी थीम है तमिल सीखें, तमिल कर कलम, जिसका शुभारंभ खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस साल काशी तमिल संगमम 2 चरणों में आयोजित हुआ है। पहला चरण 2 से 15 दिसंबर तक काशी में होगा और दूसरा चरण 15 से 31 दिसंबर तक तमिलनाडु में होगा। पहले चरण में 7 ग्रुप तमिलनाडु से काशी आना शुरू हो गए हैं, जबकि दूसरे चरण में लगभग 300 छात्र बनारस के तमिलनाडु भेजे जाएंगे। बतौर हिस्सा 50 शिक्षक तमिलनाडु से काशी आएंगे, जो यहाँ स्कूल्स में तमिल भाषा एवं संस्कृति का परिचय देंगे और छात्रों को तमिल सिखाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। संगमम का मुख्य उद्देश्य भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत की विविधता में एकता की भावना मजबूत करना है। मंच हो या दर्शक दीर्घा या यहाँ लगे स्टॉल्स, सब तरफ उत्तर दक्षिण के मिलन का संगीत गूंज रहा है। उत्तर दक्षिण के मिलन के इस कार्यक्रम के लिए लोगों में भी गजब का उत्साह है। काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए आए थे और इसका ऑब्जेक्टिव ये कि तमिल करकलम वो हमारा पूरा तमिलनाडु और काशी के दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इसके वजह से हम सभी यहाँ आके वो हमारा कल्चर और ट्रेडिशनल का काशी में क्या क्या चल रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। काशी और दक्षिण भारत का जो समागम है उसका जीता जागता उदाहरण काशी तमिल संगमम में देखने को हर बार मिलता है और इसकी शुरुआत आज काशी से हो चुकी है और 15 दिसंबर तक अनवरत ये चलती जाएगी। इस संगमम के जरिए तमिल भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को उत्तर भारत तक ले जाना है। तमिलनाडु और काशी की प्राचीन सभ्यता, लोक कला, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं, साझा चिंतन और संवाद की संस्कृति, ये सभी कुछ भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं। ये काशी तमिल संगमम हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति ऐसी है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाली है, तो इसमें उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का यह एक अद्भुत प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसी के क्रम में ये चौथा संस्करण है, जिसमें तमिलनाडु से 7 ग्रुप में लगभग 1500 से अधिक लोग यहाँ पर आएंगे। इस आयोजन के जरिए तमिलनाडु और उत्तर भारत के युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, आम नागरिक एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझेंगे, सीखेंगे और सम्मान देंगे। ये संगमम भारतीय राष्ट्रीय एकता और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करने की कड़ी है। देश के कोने कोने से आए लोग इस अनोखे समारोह के साक्षी बन रहे हैं। नमो घाट पर गंगा की बहती धारा, संगीत की तरंगे और भक्ति रस हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा है और ये महासंगम आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही भव्य तौर पर चलेगा और पूरी दुनिया भारत की विविधता में एकता की तस्वीर देखेगी। काशी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दियों का मौसम आ चुका है, ठंड सताने लगी है। खास करके पहाड़ी राज्यों में सर्दी का सितम लोगों को सताने लगा है। ऐसे में कश्मीर के लोग कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए पारंपरिक पोशाक फिरन का सहारा लेते हैं और इस फिरन को बांदीपुरा के कुछ कारीगर अपने हाथों से तैयार करते हैं। ऐसे में आज की हमारी जो अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है पारंपरिक पोशाक फिरन को महफूज रखने वाले कारीगर। देखिए, फिरन एक ऊनी कुर्ता या फिर गाउन आप कह सकते हैं, उस तरह का होता है जो कि काफ़ी गर्म होता है। अब तो स्टाइलिश फिरन भी बाजार में आने लगे हैं, लेकिन पुराने और हाथ से बने फिरन की बात ही कुछ अलग होती है। कश्मीर, जिसकी खूबसूरती हर मौसम में अनोखी होती है, जहां गर्मियों की नरम धूप हो, पतझड़ का सुनहरा मौसम या बसंत के बागों में खिलते ट्यूलिप या फिर सर्दियों की बर्फ से ढकी चोटियां, हर मौसम अपने साथ एक नई खूबसूरती लेकर आता है। सर्दियों में तो कश्मीर का तापमान 0 से नीचे पहुंच जाता है और यहाँ जिंदगी मानो बर्फ की परतों के बीच कैद हो जाती है। ऐसे में कश्मीर की सर्द हवाओं में पारंपरिक फिरन की गर्माहट हर किसी के दिल को छू लेती है। यूँ तो 12 महीने कश्मीर में सर्दी रहती है, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने प्रचंड ठंड वाले होते हैं। ऐसे में कश्मीर के लोग फिरन पहनना पसंद करते हैं।
कश्मीर में सबसे ज़्यादा ठंड गुरेज घाटी में पड़ती है, जो बर्फ़ के एतबार से भी जाना जाता है और कड़ाके की ठंड वहाँ पड़ती है। इस बीच कश्मीर में ठंड से बचने के लिए लोगों के पास नायाब नुस्खा जो है वो एक तो फेरन है और दूसरी कांगड़ी। अगर फेरन की बात की जाए, फेरन की शुरुआत सदियों पहले कश्मीर में ही हुई थी और अब ये देश के साथ साथ दुनिया में भी एक पोशाक के तौर पर मकबूल भी हो रहा है और फैशन भी है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अब इस तरह के फेरन का इस्तेमाल करती हैं और ये देश भर में चल रहा है। फिरन एक लंबा ढीला ढाला ऊनी कुर्ता या गाउन होता है। इसकी लंबाई घुटनों से नीचे या टखनों तक होती है। यह अंदर से काफी चौड़ा होता है ताकि कांगड़ी उसके अंदर रखी जा सके। कांगड़ी मिट्टी की छोटी अंगीठी होती है जिसमें जलते कोयले रहते हैं। औरतों का फिरन आमतौर पर ज्यादा चमकीला और कढ़ाई वाला होता है। फिरन के साथ कश्मीरी टोपी और शॉल भी ओढ़ी जाती है। अब तो शॉर्ट फिरन, जैकेट स्टाइल फिरन, डिजाइनर फिरन भी आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी पारंपरिक तौर पर फिरन बनाई जाती है। यहां के लोग विरासत में मिली इस कारीगरी को जिंदा रखे हुए हैं। ये फिरन बना रहा हूँ। तकरीबन ये फिरन बनाने में टाइम लगता है 1 महीना। पहले बेड़ों का ऊन हम उतारते हैं बेड़ों से, उसके बाद वो लकड़ी के बनाते हैं तो उससे हम काटते हैं। घर में भी यही पहनते थे। कहीं दूर सफ़र में जाना होगा मगर जाते थे ये लगाकर। घाटी में स्थानीय लोग ही नहीं, सैलानी भी इस पारंपरिक पोशाक की गर्माहट और खूबसूरती के दीवाने हैं। दूर दूर से आए सैलानी कश्मीर की पारंपरिक पोशाक को लेने पहुंचते हैं। फिरन के अलावा एक और चीज जो काफी फेमस है वो है घास की चप्पल। आज भी ये घास की चप्पलें बनाई जाती हैं। ये बर्फ में सफर करने के दौरान फिसलती नहीं है। लोग लाते थे कश्मीर से खरीद कर, खास कर उनको फिक्र थी हमारे को जूते ये चप्पल बनाने, दिन रात ये क्या बोलते हैं विंटर निकालने, तो वो लाकर रखते थे दिसंबर के टाइम पर। हालांकि बदलते वक्त के साथ इंसान की जगह मशीनों ने ले ली, लेकिन कुछ कारीगर हैं जो इस प्राचीन कला से आज की पीढ़ी को रूबरू करवा रहे हैं, जिनके हुनर की बारीकियों में आज भी प्यार और अपनापन बसता है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बोधगया की पावन धरती इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटन का सीजन शुरू होते ही महाबोधि महाविहार के आसपास विदेशी सैलानियों का आना शुरू हो गया है। थाईलैंड, मंगोलिया, वियतनाम, श्रीलंका और भूटान समेत तमाम देशों से बड़ी संख्या में सैलानी रोजाना महाबोधि परिसर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है टूरिज्म सीजन की शुरुआत बोधगया पर्यटकों से गुलजार। आपको बता दें कि बोधगया में इस बार आने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बोधगया के सड़कों पर विदेशी पर्यटकों की चहलकदमी से बोधगया की रौनक और भी बढ़ गई है। देश विदेश से आ रहे लोगों की वजह से मंदिर परिसर तो गुलजार है ही, स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर है। बोधगया के लिए ये उत्साह पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल 2024 में 7 लाख से ज़्यादा विदेशी सैलानी बिहार पहुंचे थे। इनमें से 1,12,000 के करीब विदेशी सिर्फ बोधगया घूमने गए थे और इस साल विदेशी सैलानियों की तादाद से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल विदेशी सैलानियों का पिछला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। देश भर में ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस ठंड का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में चिड़ियाघर प्रशासन भी एक्टिव हो गया है और बेजुबानों को सर्द हवाओं से बचाने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। बेजुबानों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी प्राणी उद्यान में रहने वाली पशु पक्षियों और वन्यजीवों को ठंड से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने विंटर प्रोटेक्शन प्लान लागू कर दिया है। बेजुबानों को ठंड से बचाने का पूरा इंतजाम। चिड़ियाघर में की गई विशेष लाइट और हीटर की व्यवस्था।
पशु पक्षियों के रहन सहन और खान पान में किया गया बदलाव। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में तापमान और गिर सकता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गांधी प्राणी उद्यान में पशु पक्षियों और जानवरों को ठिठुरन से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खासकर सांपों के लिए खास व्यवस्था यहाँ की गई है, क्योंकि सांप ठंड के प्रति बेहद संवेदनशील माने गए हैं। उनका शरीर अपना तापमान खुद बना नहीं सकता है। ऐसे में गांधी प्राणी उद्यान के रेप्टाइल सेक्शन में हीट लैंप, थर्मल कॉइल और वार्म चैम्बर एक्टिव कर दिए गए हैं, ताकि सांपों का शरीर सुरक्षित तापमान पर बना रहे। ठंड तो काफी पड़ रही है जो है, तो अभी विगत 5-7 दिन से ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए जितने भी हमारे बर्ड्स, मैमल्स या रेप्टाइल्स हैं, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं जो है। जैसे सबसे पहले अपन बात करें सरीसृपों की, रेप्टाइल्स की, कि सांपों को जो है सबसे ज्यादा ठंड का इफेक्ट होता है। वो बेसिकली जो है उनका जो ब्लड है वो ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो उसके लिए हम लोग उनके लिए हीट लैंप लगाते हैं, हीट लैंप और यूवी लाइट लगाते हैं। किसी में बेडिंग, प्यार, सूखी प्यार बिछा देते हैं, तो उससे वो अपने आप को अंदर घुस जाते हैं और टेम्परेचर जो है लगभग 25 तक हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं रेप्टाइल्स में, जो है स्नेक्स में। वहीं शेर, बाघ और तेंदुए जैसे बड़े मांसाहारी जीवों के लिए हाई कैपेसिटी हीटर और विंड प्रूफ शेड लगाए गए हैं। रात में तापमान और गिरता है, ऐसे में इनके बाड़ों को पूरी तरह कवर्ड और गर्म रखा जा रहा है। हर्बीवोरस के लिए हम लोग उनकी जो हाउसिंग है उसमें घास बिछा दी, घास का बेड है, आपके जो पर्दे होते हैं कैनवास के पर्दे लगा दिए। इस तरीके से हम उनको बचाते हैं और थोड़ा सा डाइट में भी कुछ चेंजेस कर देते हैं जो है। बर्ड्स के लिए हर पिंजरे में जो है 100 वाट या 200 वाट का बल्ब लगा देते हैं जो है, और चारों ओर से कैनवास के पर्दे लगा के या घास के पर्दे लगा के उसको कवर कर देते हैं, ताकि डायरेक्ट जो एयर है वो उनके फेदर्स में नहीं जाए, हवा उनको डायरेक्ट लगनी चाहिए। और डायरेक्ट उनको हवा लगेगी तो वो बीमार पड़ सकते हैं जो है। और बिग कैट्स में टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, इन सब के लिए जो है हीटर का अरेंजमेंट रहता है। इसके अलावा चिड़ियाघर की मेडिकल टीम रोजाना सभी जानवरों का हेल्थ चेकअप कर रही है। रात में स्टाफ दोबारा बाड़ों का निरीक्षण करता है, ताकि कोई भी जीव ठंड के कारण असहज न हो। इन तस्वीरों से साफ है कि प्रशासन सभी व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान दे रहा है, ताकि जानवरों को इस ठंड में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।